हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाइना परमार और हमारी वीडियोस चल रही हैं रिवीजन की। तो जो भी स्टूडेंट्स बीए सेम 1 के हैं, बीए सेम 2 के हैं, बीए सेम 4 के हैं, बीए सेम 6 के हैं, सभी की वीडियोस चैनल पे हैं। हर तरह की वीडियो चैनल पे है, मैप की चैनल पे है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस, और अब चल रही है रिवीजन, तो यूनिट वाइज वीडियोस भी चैनल पे हैं। तो आप ऐसे किया कीजिए, प्लेलिस्ट को खोला करें। प्लेलिस्ट में होती हैं सारी वीडियोस, अगर नहीं मिलती तो थोड़ा सर्च करें वीडियोस को। ठीक है, जो बच्चे न्यू हैं, बीए फर्स्ट ईयर के हैं, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वीडियोस। तो ये है मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें हम देख सकते हैं टाइम पीरियड भी दे रखा है। क्योंकि एग्ज़ाम सर पे हैं तो हम रिवीजन के लिए हेल्प बुक्स की हेल्प लेते हैं। तो ये है डॉक्टर AC अरोड़ा की बुक। इसमें से ही मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ना है और कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिसमें आपने एक करना है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और एक करना है मैप, और 3 करने हैं बड़े क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो कम से कम 20 मिनट ले लेंगे, क्योंकि 9 क्वेश्चन करने हैं अगर आते हो तो। और उसके बाद जो मैप है वो हमारा, उसके 10 प्लेसेस भरने हैं और 4 की हमने एक्सप्लेनेशन देनी है। तो ये भी हमारे 15 से 20 मिनट हम इसके ले लेते हैं। ठीक है, तो 20-20 40 मिनट हो गए। 40 मिनट में से हमारे 3 घंटे में से बाकी सारा टाइम हमारा बच गया 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड कर लेना 3 क्वेश्चंस में। उस हिसाब से अगर आप लगाओगे तो 40-40 मिनट में आप एक क्वेश्चन आराम से कर सकते हो और अपने पेपर को भी देख सकते हो। तो अपनी घड़ी लेके बैठें और ये डिसाइड करके जाएं कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और क्वेश्चन कैसे करना है। हाउ टू अटैम्प्ट क्वेश्चन पेपर, ये भी एक वीडियो बना है, लेकिन मैं यहाँ पे ही बता देती हूँ। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, जिस क्वेश्चन के बारे में जो भी आपको पता है। फिर आप एक कोटेशन दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू सो एंड सो। देखो कोटेशन क्या होती है, जैसे ये फरिश्ता लिखा है यहाँ पे, तो इन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में जो रियल में कहा है, उनकी रियल स्टेटमेंट होती है, जो भी हमारे इतिहासकार हैं। तो ये यहाँ पे दे रखे होते हैं नीचे उन्होंने। यहाँ से आप कुछ नेम याद करके, एल्फिंस्टन है, मेडिवल इंडिया में सतीश चंद्र की बुक्स बहुत अच्छी हैं, तो उनके नाम आप नोट करके उनकी कोई एक एक दो दो कोटेशन याद करके आप अपने क्वेश्चन में लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद कोटेशन, और फिर आपने कम से कम 3 से 4 पेज के जो आपकी डिटेल होगी वो लिखनी है, और एंड में आपने कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, तो कंक्लूजन लिखने से पहले भी आप एक कोटेशन दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पेपर अटैम्प्ट करें। 5 से लेकर 6 पेज तक एक क्वेश्चन आप ज़रूर बनाएं। ठीक है, इससे कम आपको 18 नंबर के क्वेश्चन में से, अगर इससे कम आप लिखोगे तो 18 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। दूसरी बात हमने ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड क्या है। क्या उसने एक ही क्वेश्चन पूछा है या 2 पूछे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स एंड इट्स इम्पैक्ट, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। तो 9 नंबर में आप एक्सपेरिमेंट लिखोगे, 9 नंबर में आप इम्पैक्ट लिखोगे। अगर अकेला एक्सपेरिमेंट आ गया तो आप अकेले एक्सपेरिमेंट लिखोगे। सो इस हिसाब से आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। अगर ये 2 आ गए तो 2.5 पेज में ये लिखो, 2.5 पेज में ये लिखो। अगर आप एक्सपेरिमेंट से लिखते रहे और बाद में इम्पैक्ट आपने आधे पेज में लिख दिए, तो आपको 9 में से कितने नंबर मिलेगा, 1 ही मिलेगा, और इधर 9 में से आपको 7, तो 8 नंबर ही बनेंगे। फिर आप पूछोगे कि हमारे नंबर कम क्यों हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। आज हम करेंगे सेकंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट का वीडियो चैनल पे है, जिसमें से हम विजयनगर साम्राज्य को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी भी इंपॉर्टेंट है और बाबर भी इंपॉर्टेंट है। तो बाबर की जो जीत है, जो उसकी 4 लड़ाइयाँ और वो क्यों जीता, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। सो हम इस चैप्टर को अच्छे से करने वाले हैं। आज हम सेकंड यूनिट करेंगे, ध्यान से पढ़ लें। अगर आप सही नहीं लिख के आओगे तो आपको सही मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया है चैप्टर फिरोजशाह तुगलक वाला। ठीक है, तो उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास विजयनगर साम्राज्य। ये हम नहीं कर रहे हैं। वैसे तो देखो, विजयनगर साम्राज्य का इस्टेब्लिशमेंट एंड उनकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी 3 क्वेश्चन है। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट आता है तो सभी राजाओं के बारे में लिखना है, एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो उनका सारा शासन प्रबंध लिखना है, इकोनॉमी आती है तो सारा उनका टैक्सेशन सिस्टम, कैसे टैक्स इकट्ठा करते थे, कहाँ से करते थे, ये करना है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर, वो है मुग़ल अफ़गान संघर्ष।
तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि जब बाबर ने भारत पे हमला किया तो उस वक्त की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। तो यहाँ पे देखें, ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द इंडिया ऑन द ईव ऑफ बाबर इन्वेंशंस। तो बाबर के हमले के समय भारत की दशा कैसी थी, तो ये उसका जीवन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम सीधा बाबर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे कि बाबर कौन है, तो सीधे यहाँ से शुरू करेंगे राजनीतिक दशा से। तो यही सारी इंट्रोडक्शन होगी उसकी। उत्तरी भारत में कौन कौन से स्टेट्स थे, दिल्ली था, मेवाड़ था, बंगाल था, गुजरात, मालवा। तो बताना पड़ेगा आपको कि मालवा का राजा कौन था, वो कैसे राज्य चला रहा था। ऐसे 4-5 लाइन में आप हर एक के बारे में लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 11 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, ये 11 पॉइंट लिखोगे। उसके बाद आएगा दक्षिणी भारत। तो यहाँ पे उन्होंने बामनी साम्राज्य के बारे में लिखा है, बीजापुर, गोलकुंडा, विजयनगर, ये सारा। ये देखो यहाँ पे अहमदनगर के बारे में लिखा है, बीजापुर के बारे में लिखा है, ठीक है, बिदर है, बराड़ है, गोलकुंडा है। तो आप थोड़ा थोड़ा इसके बारे में मेंशन कर सकते हो। दक्षिणी भारत का अगर आपको अच्छे से याद नहीं होता तो ऐसे पॉइंट्स बना के 5-6 पॉइंट्स में ख़त्म कर सकते हो। विजयनगर के बारे में थोड़ा सा बता दो, हरिहर और बुक्का राय के बारे में बता दो, ठीक है, और थोड़ा सा पुर्तगालियों के बारे में बता दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, ठीक है, कि वो भारत में आके कैसे अपना राज स्थापित कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया कि कैसी पॉलिटिकल कंडीशन थी। उसके बाद आता है कि बाबर की जो जीत है, ठीक है, बाबर के समय में उसने कौन सी जीतें प्राप्त की हैं और कैसे उसने, क्या कारण थे वो जीत क्यों गया। तो बाबर के हमलों के कारण तो उन्होंने मेंशन नहीं किया, पर फिर भी जब हम इस क्वेश्चन के बारे में करेंगे बाबर की लड़ाइयाँ, तो बाबर की लड़ाइयों में हम हमलों के कारण को एज ए स्टार्टिंग क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो ये आप इन्होंने यहाँ पे 8 पॉइंट दे हैं, तो कम से कम आप हर एक पॉइंट लिख के उसकी 2-2 लाइन्स लिख के इंट्रोडक्शन अच्छा दे सकते हो कि उसने इस हमले किए। फिर उसके बाद ये उसके आरंभिक हमले हैं, ये हमने नहीं करने हैं, पहला हमला नहीं करना है। वैसे इसको पढ़ लो, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये सारा छोड़ दो। पढ़ना क्या है फिर, पढ़नी है पानीपत की पहली लड़ाई, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। किसके साथ हुई, कब हुई, तो देखो इसमें तो इन्होंने बहुत डिटेल में दे रखा है। यहाँ पे यहाँ से शुरू करते हैं पानीपत की लड़ाई, उसकी घटनाएं लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर उसके उन्होंने सिग्निफिकेंस दिए हैं और वो जीता क्यों, यहाँ पे उन्होंने पानीपत में ये सारा मेंशन कर दिया है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि या तो आप सीधा लिखें पानीपत की लड़ाई पहले, ठीक है, फिर उसके बाद लिख दें दूसरी लड़ाई, ये है कनवाहा की लड़ाई 1527, 26, 27, 28, 29 ऐसे ही है। फिर तीसरी लड़ाई लिख दें, घटनाएं, कारण, ये सारा इतनी डिटेल में नहीं लिखना, सीधा लिखना है कि दूसरी लड़ाई और उसकी घटनाएं लिख दें, कारण को एज ए इंट्रोडक्शन लिख दें छोटा छोटा बना के, ठीक है। तो ये इसको एंड में इकट्ठा लिखेंगे सभी का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है चंदेरी की लड़ाई, इसको लिख दें डिटेल में कैसे हुई लड़ाई। और उसके बाद आती है एक लड़ाई और, घाघरा की लड़ाई, ठीक है। तो चारों लड़ाइयाँ लिख दी आपने। फिर एंड में लिखें बाबर की लड़ाइयों के जीत के कारण, फिर वो जीत के कारण यहाँ से उठाएं। घटनाएं पहले चारों की बीच में ही लिख दें, ठीक है। फिर उसकी जीत के क्या कारण थे, पूरे क्वेश्चन के एंड में, ये क्वेश्चन को एंड में कर दें, ठीक है, बिल्कुल एंड में उसकी जीत के क्या कारण थे। तो जो भी मिले जुले कारण हैं पानीपत के, कनवाहा के और चंदेरी के, वो सारा एंड में कंक्लूड करके एंड में देते। तो हर एक लड़ाई के कारण और हर एक लड़ाई के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये एंड में दे दें, इकट्ठा देने, मतलब हर एक लड़ाई के बाद में देने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके उसके एंड में दे दें। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़े मत, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी, और उसने कैसे अपने साम्राज्य को दोबारा से स्थापित किया, अफ़गान राज्य को, और उसने कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए हैं। तो शेरशाह सूरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम छोड़ नहीं सकते। हालांकि बहुत बार विजयनगर साम्राज्य का क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि विजयनगर साम्राज्य से हम फेमिलियर नहीं हैं और बच्चे ज़्यादातर उसको अवॉइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम उस चैप्टर को करते ही नहीं हैं। तो हम किसे करेंगे, शेरशाह सूरी को, ठीक है। तो अगले चैप्टर पे आएँ।
ये उसी चैप्टर के बीच में ये है शेरशाह सूरी का जीवन, तो आप इसे एज ए इंट्रोडक्शन यूज़ करेंगे। तो आप इसमें से कोई 20 लाइंस उठाओ, ऐसे चाहे पॉइंट्स बना के लिख दो, तो चाहे वैसे ही लिख दो इंट्रोडक्शन को, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। फिर आता है उसने कैसे अपने साम्राज्य को स्थापित किया। तो जितनी उसकी लड़ाइयाँ हैं, सूरजगढ़ की लड़ाई, ठीक है, बंगाल, हुमायूं के साथ, कन्नौज, पंजाब, मालवा, रायसन, मुल्तान, मारवाड़, ये सारा आप उसके इस्टेब्लिशमेंट के बीच में डाल देंगे। यहाँ पे कलिंजर है और उसने कितना साम्राज्य का कहाँ से लेके कहाँ तक विस्तार किया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अफगान। क्योंकि क्या हुआ था, मुगल साम्राज्य शुरू हो गया 1526 में, ठीक है, बाबर आ गया, 1530 तक उसने राज किया। उसके बाद 1530 में हुमायूं गद्दी पे बैठ गया, लेकिन क्या हुआ, कुछ सालों बाद शेरशाह सूरी आ गया, उसने हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं को हराने के बाद उसने, बाबर ने अपने जीत प्राप्त करके उसने अपना एक राज्य दोबारा से स्थापित किया। तो कुछ समय के लिए भारत में से मुगलों का राज खत्म करने वाला कौन व्यक्ति है, वो है शेरशाह सूरी, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को हरा के भगा दिया, तो उसके बाद उसने क्या किया, अपने साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। फिर उसके बाद ये ज़्यादा देर तक शेरशाह सूरी भी ज़िंदा नहीं रहा, जल्द ही इसकी मृत्यु होगी, 5 साल तक ही इसने राज किया है। लेकिन 1540 तक हुमायूं रहा, फिर 1540 से लेके 45 तक तो शेरशाह सूरी रहा। लेकिन हुमायूं जो था ना, हुमायूं भाग गया और एक लंबे समय तक 15 साल तक भारत में अफगान राज्य ही चलता रहा। फिर हुमायूं अपनी सेना लेके आया, तो दोबारा से उसने यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। ये है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ये सेकंड क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें सेंट्रल भी करोगे, ठीक है, प्रांतीय भी करोगे, परगनों का भी करोगे, भूमि कर विलेज का करोगे, भूमि कर प्रबंध करोगे, सारा सैनिक प्रबंध भी करोगे। ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं। न्याय प्रबंध भी करोगे, पुलिस प्रबंध भी करोगे, जो जो उसने सुधार किए हैं, लोक भलाई के जो काम किए हैं, ये सारा, क्योंकि उसका लोक भलाई के काम भी बहुत अच्छे हैं, उसने डाक प्रबंध तक जो किया है। तो हम यहाँ तक ये क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। उसके भवन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। धार्मिक नीति को थोड़ा सा आप लिख सकते हो एक पॉइंट में, वैसे भी ये छोटा है, अगर इसको भी ऐड कर लोगे तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो इतना सारा नहीं लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, केंद्रीय प्रबंध लिखते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको ही इतना डिटेल में लिख देते हैं कि 3 पेज भर गए और बाद में 2-2 लाइन्स में ये सारा ख़त्म कर देते हैं। तो अगर 18 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें अगर आपने 5 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, तो 18 नंबर उन 5 पॉइंट्स में डिवाइड होंगे। तो अगर आपने केंद्रीय प्रबंध का अकेला लिख दिया, ठीक है, तो 3-3 नंबर में बट गए, ये 3 नंबर इसके हो गए, 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, या 2-2 नंबर में। तो अगर आप केंद्रीय प्रबंध ही लिखते रह गए तो आपको ये 2 या 3 में से ही नंबर मिलेंगे। तो कितना मिल जाएगा, 1। और आपने 4 पेज भी भर दिए अगर इसके साथ, तो भी आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो इन सबको डिटेल में लिखो, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनके 2-2 पॉइंट्स करके लिख दो, इसको भी 10 लाइन में लिख दो, इसको 5 लाइन में लिख दो, इसको भी 3 लाइन में लिख दो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे मत छोड़ो। जैसे इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मुकद्दम और पटवारी के बारे में लिखना, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है शिकदार मुंसिफ के बारे में लिखना। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर लिखो। भूमि के बारे में लिखोगे तो उसकी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लिखना ही लिखना है। पट्टा एंड कबूलियत लिखना ही लिखना है, बटाई प्रणाली, कनकूत प्रणाली, जब्ती प्रणाली, ये लिखना है। लेकिन ऐसे नहीं लिखना कि सिर्फ इसके बारे में ही लिखते रहो। तो सारी चीज़ों को शॉर्ट कर करके लिखो। तो ये शेरशाह सूरी के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद रह जाता है हमारा तीसरा यूनिट। तीसरे यूनिट में हम मुग़लों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि कैसे हमने बताना, और ये बताना है हमें कि कैसे बाबर ने मुग़ल साम्राज्य को शुरू किया, उसकी लड़ाइयों के बारे में बता के। फिर उसका पुत्र गद्दी पे बैठ गया, हुमायूं कोई कैपेबल ज़्यादा सिद्ध नहीं हो पाया, पर फिर भी हुमायूं को राज मिल गया, ठीक है। 1530 में वो गद्दी पे बैठ गया हुमायूं। फिर उसने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ उसको लड़नी पड़ी, और लेकिन एंड में वो हार गया, और उसके बाद गद्दी पे बैठ गया शेरशाह सूरी, ठीक है।
तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य को ख़त्म तो कर ही दिया था उसने, लेकिन शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे वो भी इतने कैपेबल नहीं थे कि वो अफ़गान राज को आगे चला पाते। तो दोबारा से हुमायूं ने हिम्मत की और हिम्मत करके वो वापस आया। वापस आके उसने फिर से अपनी सेना बना के और फाइनली हुमायूं ने भारत को दोबारा से जीता और उसने भारत को जीत के अफ़गान साम्राज्य को ख़त्म कर दिया। और फिर कुछ चंद महीनों के लिए वो गद्दी पे बैठा। हालांकि 15 साल अफ़गान राज रहा। फिर हुमायूं जो था गद्दी पे बैठा और साथ ही उसकी मृत्यु की स्टेज से गिर गया वो। और उसके बाद दोबारा से मुग़ल साम्राज्य की यहाँ पे फिर से अकबर ने इसको संभाला, उसके पुत्र ने, और फिर से एक स्ट्रॉन्ग मुग़ल साम्राज्य स्थापित हो गया। तो शेरशाह सूरी ही इम्पॉर्टेंट है अफ़गान राज में। तो उसके जो 5 साल हैं वो बड़े ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत कम टाइम के लिए वो गद्दी पे बैठा है, लेकिन उसने अपने 5 सालों में बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ भी लड़ी। देखो, गोल बारूद का एक ढेर था, वहाँ पे आग लगी, गोला फट गया और उसमें वो उसकी मौत हो गई 1545 में। लेकिन अपनी वो एक छाप छोड़ गया और मुग़ल साम्राज्य को मिटाने वाला व्यक्ति उसको कहा गया है। तो ये हमारे 2 यूनिट हो गए हैं। तीसरा यूनिट हम कल करेंगे, ठीक है। और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में बच्चों को नहीं पता चलता हमने पेपर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो शॉर्टकट मत मारा करो। वीडियो को ध्यान से देखोगे ना तभी पता चलेगा। बच्चे इतनी जल्दबाजी करते हैं, सब कुछ मैंने वीडियोज़ में डाल रखा है, फिर भी वही क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि वीडियो पूरी ही नहीं देखते हो आप। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कुछ नहीं पता चलता है तो पूछ लो। मैप की वीडियो हमारी चैनल पे है, मैप भर के आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसको चेक कर लूँगी। मेरा ईमेल आईडी है शाइना परमार 2@gmail.com। तो आप यहाँ पे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।